नमस्ते दोस्तों, माया पीसीएस में आपका स्वागत है। हम इस प्रैक्टिस सीरीज में यूपी पीसीएस 2026 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हमारा पहला दिन है प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चनों को देख रहे हैं चैप्टर वाइज। ये घटना चक्र का एक क्लास है। घटना चक्र में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स का भारत अधिनियम 1784 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं हम लोग। किस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। मतलब एक्ट 1773 के प्रावधान के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। सर एलिजा इम्पे इसके प्रधान मुख्य न्यायाधीश थे। ये नाम याद रखिएगा एलिजा इम्पे का। ये सर एलिजा इम्पे। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। पहला तो सही है। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो गया एक। तीसरा क्वेश्चन है, मिलान का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो नियंत्रक परिषद की स्थापना जो हुई थी वो पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत हुआ था। तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए की थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 के तहत दी गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्ति, तो ये हुई थी 1833। और लॉर्ड मैकाले जो थे वो प्रथम विधि सदस्य थे, लॉर्ड मैकाले। तो हम देख सकते हैं पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पहला और तीसरा कैंसिल हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बी का पहला तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। देख यहाँ को देख सकते हम लोग, नियंत्रक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना प्रावधान करता है। पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रक परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करता है। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देता है। और चार्टर अधिनियम
1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। जैसा कि हम लोग ने बताया, कौन सा कानूनी सदस्य? लॉर्ड मैकाले। चौथा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट। देखो 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, इसके तहत 1,00,000 रुपए वार्षिक शिक्षा पे व्यय करने का प्रावधान किया गया था। फिर 1,00,000 रुपए को कैसे खर्च करना है, इसके लिए जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का गठन किया गया था। और प्राच्य और आंग्ल विवाद, ये विवाद हुआ था कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था का माध्यम हो वो प्राच्य मतलब भारतीय भाषा में हो या आंग्ल वेद मतलब ये वेस्टर्न इंग्लिश भाषा में हो, ये मुख्यतः विवाद था। तो शिक्षा की नींव इन तीनों से पड़ी थी। तो शिक्षा की नींव इन तीनों में, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। ओरिएंटल मतलब होता है जैसे देसी वाला। ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले थे। इसके द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। तो ये ट्रेविलियन जो हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा, कभी हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लें। एच.पी. प्रिंसेप ये प्राच्य ओरिएंटल प्राच्य भाषा के समर्थक थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। इससे चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के सारे को समाप्त कर दिया गया, सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये 1833 का जो एक्ट आया था, इसके बाद ये चाय और चीन इस पर भी चाय और चीन इसका व्यापारिक अधिकार ये भी समाप्त कर दिया गया ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इन्होंने लिया भी होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए
तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। और ये राजनीतिक कार्य वाला भी कब समाप्त हो गया था? ये 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी की घोषणा हुई थी। तो उसके बाद इस कंपनी का राजनीतिक और वो भी राजनीतिक कार्य भी समाप्त कर दिए गए थे कंपनी के। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, पहला सही है। तो पहला सही है ना, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये आई थिंक नहीं हुआ था। ये 1858 का घोषणा हुई थी जो इलाहाबाद में कैनिंग ने की थी। मेरी राइटिंग थोड़ी पुअर है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका हम लोग देखेंगे सर क्या है, ए सही है। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। ठीक है, वो जो 1858 में जो हुआ था वो उसमें समाप्त किया गया था कंपनी का राजनीतिक प्रभाव, और महारानी का उन्होंने पूरा बढ़ा दिया था, मतलब महारानी ने टेक ओवर कर लिया था। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए इस क्षेत्र पर अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं था। इस प्रकार प्रश्नगत ए और बी सही है, एक और दो सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना। ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के तहत, ये याद रखिएगा आगे काम आएगा, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया और तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सलाह के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। वो 1858 का एक्ट याद रखिएगा। 1858 के एक्ट में क्या दो बातें याद रखिए जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया था 1858 में, और इसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका आंसर ए है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल। चार्टर एक्ट 1833 के की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण, कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अधीन अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अब ये चैप्टर वाइज करते हैं तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है।